शुरू होती है दिल्ली की शराब बेचने की नीति से। इस नई वाली नीति जिसे 17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी, उससे पहले दिल्ली में शराब बेचने का काम 4 विभागों का, मतलब मैंने सोचा नहीं था दोस्तों कि शराब का नाम कितना लेना पड़ेगा मुझे। एनीवेज, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DSIIDC, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DTTDC, दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर यानी कि DCCWS, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन यानी कि DSCSC, ये 4 मिलकर दिल्ली में 864 शराब के ठेकों में शराब बेच रहे थे। इन 864 में 445 सरकारी थी दोस्तों और 389 गैर सरकारी। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने 4 सितंबर 2020 में एक स्टेटमेंट जारी कर ये कहा कि दिल्ली की शराब नीति में बहुत सारी खामियां हैं और हम खामियों को रहने नहीं देंगे। हम एंटी करप्शन वाली सरकार हैं तो नई नीति बनाकर दिल्ली की शराब नीति को एकदम करप्शन फ्री बना देंगे। समझे सर जी की बातें? अब नई नीति के लिए एक्सपर्ट टीम चाहिए, तो केजरीवाल जी की सरकार ने कुल 13 अक्टूबर 2020 को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई सलाह के लिए। सलाह का मसौदा तैयार, एक मोटा मोटी ड्राफ्ट 3 फरवरी 2021 को दिल्ली कैबिनेट भेज दिया गया अप्रूवल के लिए। अब आप देखते जाइए कितना डिटेल में ये वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा। अप्रूवल मिल गई कथित नई नीति को और 15 अप्रैल 2021 को वो तत्कालीन उपराज्यपाल यानी कि LG साहब अनिल बैजल को भेज दी। केजरीवाल सरकार ने, LG ने उसमें कुछ सलाह जोड़ी, अपनी ओर से कुछ कंसर्न दिखाए और रिव्यू के लिए 21 मई 2021 को पुनः वापस भेज दिया दिल्ली सरकार को। 23 जून 2021 को नई पॉलिसी को सारी सलाहों के रिव्यू के बाद पुनः LG को भेजकर वहां से हरी झंडी दिखा दी। 17 नवंबर 2021 को इस नई ऐतिहासिक और एकदम से शराब नीति को करप्शन फ्री कर देने वाली नई शराब नीति को लागू कर दिया। तालियां कहां? आपके हमारे प्यारे दिल्ली में। तारीख अब याद रखिएगा लिखित रूप में 17 नवंबर 2021। अब ठीक 8 महीने बाद दिल्ली के मुख्य सचिव 8 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल जी के नाम पे एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें ये कहते हैं कि नई शराब नीति में जानबूझकर कुछ गड़बड़ियां की गई हैं। जानबूझकर गड़बड़ी मतलब धांधली, साफ तौर पर गोलमाल है। उपराज्यपाल 22 जुलाई 2022 को ही मामले को अब CBI के हाथों सौंप देती है, जिससे मुख्य सचिव साहब का दावा सत्य या असत्य सिद्ध हो जाए। अब मामला कहां पहुंची है दोस्तों? CBI के पास। CBI के हाथों जाने के 8 दिन के भीतर दिल्ली की करप्शन फ्री शराब नीति को वापस लेने की घोषणा इस विभाग के माननीय मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी कर। लागू होने की तारीख और महीना हम आपको अब इसलिए याद करने के लिए हमने कहा था ताकि आप इसके वापस लेने की तारीख में वो कम कर पता कर सकें कि कितने महीने ही ये नीति चल सकी। मात्र 8 महीने, है ना? हाँ, तो मामले की अब जांच जब CBI शुरू करती है तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के भी सुराग मिलते हैं और केस में फिर एंट्री होती है कालों के काल प्रवर्तन निदेशालय की यानी कि ED की। तारीखों का खेल हम यहीं अब समाप्त करते हैं। अब आगे बस इस केस के डेवलपमेंट पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक इसीलिए देखने को बोला था, बहुत इंफॉर्मेटिव है। हाँ, तो श्री सिसोदिया जी इस मामले के मंत्री थे और चाय पर बुलाए जाते हैं। चाय पर बुलाया है और फिर ED उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, आपको नई नीति और पुरानी नीति के थोड़े इनसाइट दे देती हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ सके और कोई अगर बकवास करे तो समझा भी सके इस खिचड़ी को पकाया कैसे गया। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि पुरानी नीति में ये गड़बड़ है कि सरकार खुद ही शराब की दुकानें चला रही है। हम नई नीति में इसको खत्म करेंगे
और सरकार व्यक्तिगत रूप से किसी धंधे में नहीं रही। बहुत जोर है, जितने भी ठेके सरकारी थे पुरानी नीति में, वो नई नीति में गैर सरकारी हो गए। दिल्ली को दोस्तों 32 जोन में बांट दिया और हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देना, और 10 दुकानें तो एयरपोर्ट जोन में थी। सरकार को शराब नहीं बेचनी है। सुनने में वाकई कितना आकर्षक लगता है, सुकून मिल जाता है, लेकिन इस आकर्षक स्टेटमेंट के अंदर वही चाल है जो चाल केजरीवाल इतने साल से खेलते आ रहे हैं। जी मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो घर नहीं लूंगा, आम आदमी हूँ जी, मैं कोई विभाग का पदभार नहीं लूंगा जी, मैं तो बस सादा एक मुख्यमंत्री रहूंगा जी। कितना लॉलीपॉप। पुरानी नीति में शराब की एक बोतल पर 25% का टैक्स सरकार का होता था, जो नई नीति में घटकर 5% से भी कम हो गया। ये वाला मैं सब जोड़कर आपको बता रही हूं कि वैट प्लस SGST प्लस CGST नीति बनाना सरकार का अधिकार है दोस्तों। पुरानी नीति में अगर खामियां हो तो उसकी नीतियों में बदलाव लाकर, सुधार लाकर व्यवस्था को सही करना सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। तो इस तरह तो हमें लग रहा था कि केजरीवाल जी इस नीति की व्यवस्था सही करेंगे, लेकिन केजरीवाल और सही हुआ उल्टा दोस्तों। जहां पुरानी नीति में शराब को बहुत ग्लैमर से भरा दिखाने की कोशिश नहीं होती थी, छुप छुपा कर ठेकों में बेची जाती थी, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में आकर एकदम ग्लैमर गुड़िया हो गई। मॉल से लेकर रेस्टोरेंट से ईतरा के बेची जाने लगी और खुलेआम बेची जाने लगी। जहां पहले दिल्ली में शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष थी, वो भी घटकर 21 वर्ष की हो गई। और नतीजन यहाँ दिल्ली में पुरानी नीति के समय हर माह अनुमान 13 मिलियन लीटर की बिक्री होती थी शराब की। वही बिक्री 13 से बढ़कर 24 मिलियन लीटर के आसपास हो गई, यानी कि लगभग दुगना। अच्छा, अब जो सरकार का रेवेन्यू बढ़ने का वादा था नई नीति में, उसके हिसाब से देखें तो पुरानी नीति में जो रेवेन्यू 7,071 करोड़ था, वो लगभग दुगने उपभोग के बाद भी महज 1800 करोड़ ही बढ़ा और 8,917 करोड़ ही हुआ। अब इसे रेवेन्यू बढ़ाना कहते हैं या चूना लगना, ये तो अब आप इतना समझदार हैं ही तो समझ लीजिए। अच्छा सरकार ने जो 25% टैक्स से घटाकर अपना हिस्सा 5% भी तो कम करके रेवेन्यू बढ़ने का जो दावा किया था, उसका तरीका ये बताया कि सरकार लाइसेंस के लिए जो 5-6 लाख रुपए लेती थी, अब वो 5-6 करोड़ कर देगी, जिससे सरकार के पास पहले ही पैसा आ जाएगा। और बस यही था वो दांव जो बहुत बड़े इरादे के साथ खेला गया था। यही समय था जब उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश का चुनाव था दोस्तों। खैर, अभी हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, वरना यह आज पूरी कहानी आपकी अधूरी रह जाएगी और फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सरकार ने लोगों से वादा किया कि वो उन्हें शराब खरीदारी का एक शानदार एक्सपीरियंस देकर, एकदम किंग साइज, देर तक दुकान खुला रहेगा और मस्त माहौल रहेगा। तो शराब की नई नीति में प्राइवेट प्लेयर आए और यह खेल अब प्राइवेट स्टाइल में खेला जाने लगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी, एक पर एक फ्री करके कीमत घटाकर प्रकरण अच्छे बैकअप वाले प्लेयर्स आराम से एलिमिनेट करने लगे। जो बेचारे छोटी पूंजी वाले थे, वो नतीजन ये हुआ कि कुछ ही दिनों में पूरे दिल्ली की शराब व्यवस्था पर मात्र कुछ ही शराब माफियाओं का एक छत्र राज हो गया। यही थी वो खामी जिसको लेकर मुख्य सचिव ने LG को पत्र लिखा और इसी के जांच में ये तथ्य सामने आया कि मनीष सिसोदिया ही वो सज्जन, महासज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने इन कुछ शराब माफियाओं को दिल्ली की शराब व्यवस्था में आधिपत्य जमाने में मदद की। और इसके बदले तो आपको पता है उन्होंने क्या लिया होगा। अब जब सिसोदिया ने उनकी मदद की तो बदले में उन्होंने भी सिसोदिया की मदद की और यही मदद की राशि कुल
केवल सिर्फ 400 करोड़ के आसपास है, जिसका जिक्र आप बार बार न्यूज चैनल पे सुनते हैं। और यही वजह है कि माननीय कोर्ट ने भी वजह बता दी। सिसोदिया को मिली मदद पार्टी फंड में चंदे के रूप में ही मिला, जिससे उस साल चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी ने। आप एक बात समझिए कि मैं आपको आंकड़ों के जाल में नहीं उलझाना चाहती, और इसीलिए उन बातों का जिक्र मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं जो इसके मनी ट्रेल में सामने आई है। मैं उन नामों को भी अभी नहीं ले रही हूं जो नाम इसमें सिसोदिया के साझेदार बने। मैं बस साधारण तरीके से आपको कहानी समझाना चाह रही थी कि मामला क्या हुआ है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अब कहीं हद तक ये समझ गए होंगे कि क्या अभी तक हुआ है। अब आगे क्या, आगे का रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए कैसा है? आगे कुआं पीछे खाल। अक्सर अगर केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ खड़े होते हैं, जो कि नैतिक रूप से उन्हें होना भी चाहिए, तो संभव है केजरीवाल की सरकार गिर जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया की जान तो बच जाएगी। लेकिन जैसे हमारे श्री श्री केजरीवाल जी की हरकतें बता रही है कि जिस तरह वो अब ईडी से भाग रहे हैं, उससे तो किसी का नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया का जीवन अब बहुत ही अंधेरे में दिख रहा है दोस्तों। चोरी पकड़ी गई है और ये तय है, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी चोरी करती होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। अपने पार्टी फंड का जुगाड़ करती होंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन चोरी पकड़ी जाती है तभी तो चोरी कहलाती है, और चोर चोरी करते वक्त ही पकड़ा जाए तो चोर कहलाता है। तो अब आम आदमी पार्टी की चोरी पकड़ी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को ही एक अभियुक्त बनाने की बात कही और मामला आगे बढ़ गया है। अब बस सिसोदिया जाएंगे या सिसोदिया के साथ केजरीवाल जी अपनी दोस्ती निभाएंगे या पूरी पार्टी ही जाएगी, यही देखना रह गया है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आग की तरह इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबको ये शराब आबकारी नीति क्या बदलाव थी, क्या नई नीतियां थी, क्या पुरानी नीति थी, क्यों केजरीवाल आज इस मुसीबत में है, आखिर ईडी क्यों पीछे पड़ गई है। कोई अगर आपको ये कहे कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल मोदी कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, तो शुरू से लेकर अंत तक बिना फुल स्टॉप के मेरी वीडियो उन्हें दिखा देना, समझा देना, बेजुबानी बता देना, जिससे अब उन्हें समझ में आना चाहिए कि कोई भी यहाँ अंध भक्त नहीं है, बस सबको पता है कि आखिर चल क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।